नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं सरोज सिंह। पिछले वीडियो में आप लोगों को हमने छंद की जानकारी दी थी और आज हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं बच्चों समास। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जैसा कि प्रश्न पत्र में हमेशा समास के बारे में पूछता है, तो इसकी जानकारी हम लोग लेते हैं। समास किसे कहते हैं बच्चों, ये सबसे पहले आप जान लें कि समास कहते किसे हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने शब्द को समास कहते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, जैसा कि दो शब्द है, रेखा से अंकित। यहाँ पर शब्द है रेखा और दूसरा शब्द है अंकित, तो दोनों को जोड़ दिया गया तो हो गया रेखांकित। विद्या के लिए आलय, यहाँ पर दो शब्द हैं बच्चों, जैसे विद्या और दूसरा है आलय। के लिए के साथ हमने उसको जोड़ दिया तो ये जो नया शब्द बन गया विद्यालय, ये सामासिक शब्द है, समास है। तो समास का जो प्रश्न है परीक्षा में आता है, हमें कोई भी सामासिक शब्द दिया रहेगा और उसका विग्रह करना मतलब उन दोनों शब्दों को अलग अलग करना और इसके बाद समास का नाम बताना। ये परीक्षा में आता है, 2 मार्क्स का रहता है। ये हर एक मार्क्स आपके परीक्षा के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसकी जानकारी हम लोग लेते हैं आज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने शब्द को समास कहते हैं। और समास जो होते हैं बच्चों, वो कुल 6 प्रकार के हैं। समास के जो भेद हैं वो 6 हैं और इनके अलग अलग नाम आप देख रहे होंगे। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठवां है बहुव्रीहि समास। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 6 प्रकार के समास हैं। हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न पूछता है, तो परीक्षा में आता है कि कोई भी शब्द दिया रहेगा और उसको कहा जाएगा कि इसका विग्रह करो, समास का नाम लिखो, या विग्रह किया हुआ है उसका सामासिक शब्द बनाओ और समास का नाम बताओ। तो ये परीक्षा में आता है, तो इसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग आज इसको देखते हैं। पहला जो समास है अव्ययी भाव समास, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अव्ययी भाव समास, यहाँ पर देखिए, जिस सामासिक शब्द में प्रथम पद प्रधान और दूसरा पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस सामासिक शब्द में प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान मतलब इसमें 2 शब्द होते हैं, लेकिन दोनों मिल करके जो नया शब्द बनता है वो पहले पद के आधार पे बनता है। तो और दोनों जब शब्द मिलाते हैं तो वो एक अव्यय का रूप बन जाता है। तो ऐसे समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद प्रधान होता है मतलब मुख्य होता है, और दूसरा पद अव्यय होता है। तो जब ऐसा कोई सामासिक शब्द होता है तो उसको वहाँ पर होता है अव्ययी भाव समास। तो जैसे कि उदाहरण यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रत्येक को अगर हम विग्रह करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा हर एक ये अव्यय है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास। परोपकार, यहाँ दूसरों का उपकार, ये 2 शब्द है। आजीवन शब्द का अगर हम विग्रह करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा जीवन भर। ये भर जो है ये अव्यय है, तो दोनों को जोड़ने पर आजीवन बन गया। यथारूप तो रूप के अनुसार। प्रतिकूल, परिस्थिति के विपरीत।
प्रत्यक्ष, आँखों के सामने। तो ये जो इस तरह के शब्द आते हैं, ऐसे समास को हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। आपकी किताब में बहुत सारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण दिए होंगे। तो यथानुरूप, रूप के अनुसार, जैसे और कोई उदाहरण, यथास्थिति, स्थिति के अनुसार। तो ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं बच्चों। तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। दूसरा हम देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में इसका पहले जानकारी ले लें, किसे कहते हैं। जिस समास के बाद, जिस समास में बाद का पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक लुप्त हो जाता है। अब ये कारक क्या होता है बच्चों, अभी आगे हम बताएंगे इसके बारे में। तो जिस समास के बाद का यानी उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच का कारक लुप्त हो जाता है, जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो उसके बीच का कारक लुप्त हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो सबसे पहले हम कारक के बारे में जान लेते हैं बच्चों। कारक के बारे में आप लोगों ने कक्षा 8वीं, 7वीं, 9वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कारक किसे कहते हैं। तो हिंदी में कारक कुल 8 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये भी परीक्षा में आता है, प्रश्न पूछता है दिए गए वाक्य में से कारक चिन्ह ढूंढकर उसका भेद लिखो। तो जैसे जहाँ पर ने लगा है, जहाँ पर ने लगा है वहाँ पर होता है कर्ता कारक। ये इसका चिन्ह है बच्चों। ये चिन्ह के आधार पे ही हम उसको पहचानते हैं। जहाँ को लगा है वहाँ पर होता है कर्म कारक। जहाँ से, साधन से यानी साधन, जैसे हम लिखें कि बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। तो राम ने, ये ने जो है वो हो जाएगा कर्ता कारक। रावण को, ये हो जाएगा, को हो जाएगा कर्म कारक। और बाण से यानी साधन के द्वारा, बाण के द्वारा मारा तो वो हो जाएगा कर्म कारक। कर्ता कर्म करण कारक। और अपादान इसका चिन्ह है बच्चों के लिए। और कर्ता कर्म करण संप्रदान, संप्रदान कारक। संप्रदान का चिन्ह है के लिए। और अपादान का चिन्ह है से यहाँ पर अलग होने का भाव। जैसे मान लीजिए कहा जाए पेड़ से पत्ता गिरा, यानी पत्ता जो है पेड़ से अलग हो गया, तो वहाँ पर ये से होता है, वहाँ पर अपादान कारक होता है। संबंध का, की, के जहाँ पर लगा हो वहाँ पर संबंध कारक। अधिकरण कारक जहाँ पर में और पर लगा हो अधिकरण कारक। और संबोधन के लिए अरे, जी, ओ, जी, हे, हो, ये सब का प्रयोग किया जाता है। तो ये परीक्षा में कारक चिन्ह के बारे में भी 1 नंबर का प्रश्न आता है। जैसे राम ने कहा, राम ने कहा। अब यहाँ पर ने लगा है तो कौन सा कारक है बच्चों, ये है कर्ता कारक। और इसी तरह अगर कहा जाए कि राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने, अब यहाँ पर जैसे हम लिख रहे हैं राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहाँ पर कई सारे कारक हैं बच्चों। तो ने आपका हो गया कर्ता कारक, को हो गया कर्म कारक और से हो गया करण कारक। तो 3 कारक इस तरह आपने समझ लिया। अब इसके बाद संप्रदान कारक के लिए इसमें के लिए लगा होता है तो संप्रदान कारक। अपादान इसका चिन्ह है से, संबंध का चिन्ह है का, के, की, अधिकरण का है में और पर। तो ये हो गया कारक चिन्ह।
तो यहाँ पर दिया है जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो जैसे असर से आहत, जब इसको बच्चों सामासिक शब्द बनाते हैं तो ये हो जाता है सराहत, यानी ये जो है वो गायब हो गया। सराहत यानी से जो चिन्ह है वो गायब हो गया। तो जब कारक चिन्ह का लोप हो जाए, कारक चिन्ह मिट जाए, खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, हटा दिया जाए, तब वहाँ पर तत्पुरुष समास कहा जाता है। और तत्पुरुष समास में भी विभक्ति के अनुसार इसके अलग अलग भेद हैं। और जैसा कि कर्ता तत्पुरुष नहीं होता है, इसके अलावा ये कर्ता तत्पुरुष और संबोधन तत्पुरुष नहीं होता है, बाकी जितना है उसी विभक्ति के आधार पे इसका नाम रखा गया है। कर्म तत्पुरुष, इसके अलावा करण तत्पुरुष, अगर को लगा है तो कर्म तत्पुरुष, से लगा है तो करण तत्पुरुष, और के लिए लगा है तो संप्रदान तत्पुरुष, से लगा है तो अपादान तत्पुरुष, संबंध लगा है तो काके की लगा है तो संबंध तत्पुरुष, में पर लगा है तो अधिकरण तत्पुरुष। और ये संबोधन का और कर्ता का ये तत्पुरुष नहीं होता है, केवल 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष के जो उपभेद हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। संबोधन तत्पुरुष और कर्ता तत्पुरुष नहीं होता है। तो अब हम इसके बारे में जरा अलग अलग देखते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, तो जिस इसमें सामासिक पदों में कर्म कारक की विभक्ति का यानी को का लोप होता है। जब को लगा हो और उसको मिटा दिया जाए, हटा दिया जाए, तो वहाँ पर समझ लो कर्म तत्पुरुष है। जैसे मनोहर, आप यहाँ उदाहरण देख रहे होंगे मनोहर, तो इसको जब विग्रह करेंगे, इसको जब अलग अलग करेंगे तो मन को हरने वाला, तो यहाँ पर को लगा है और को हटा दिए तो ये हो गया मनोहर। रथ चालक, तो रथ को चलाने वाला, तो को हट गया। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, इसमें भी को हट गया। तो जब को लगा हुआ को हटा दिया जाए तो वहाँ पर होता है कर्म तत्पुरुष। इसके अलावा करण तत्पुरुष, जब से के द्वारा का लोप होता है, यानी अगर किसी सामासिक शब्द का विग्रह करने पर के द्वारा या से लगा हो और उसको हटाया गया हो तो वहाँ पर करण तत्पुरुष होता है। जैसे कि तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, यानी यहाँ पर के द्वारा हटा दिया गया, के द्वारा हट गया तो हो गया तुलसी कृत। सूर द्वारा रचित, तो यहाँ द्वारा हट गया सूर रचित। रेखांकित, रेखा से अंकित। और रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, यानी से या के द्वारा इसको हटा दिया जाए तो वहाँ पर होता है करण तत्पुरुष। और संप्रदान तत्पुरुष, जब के लिए का लोप हो जाए तो विद्यालय, विद्या के लिए आलय, पुत्र के लिए शोक, रसोई के लिए घर, सभा के लिए भवन, बैल के लिए गाड़ी। यहाँ पर देखिए के लिए लगा है और जब इसको हटा करके नया शब्द बनाएंगे तो पुत्र शोक, रसोई घर, सभा भवन, बैलगाड़ी, तो के लिए बीच में हटा दिया गया, इसके लिए संप्रदान तत्पुरुष। और इसी तरह अपादान तत्पुरुष में से, जहाँ पर अलग होने का भाव हो, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो धन से हीन, पाप से मुक्त, काम से जी चुराने वाला, गुण से हीन, तो यहाँ पर हो जाएगा पंचम तत्पुरुष यानी अपादान तत्पुरुष। और इसके अलावा संबंध तत्पुरुष, बच्चों अगर का की के बीच में लगा हो और उसका लोप हो जाए तो होता है संबंध तत्पुरुष। जैसे राजभवन, राजा का भवन, कृष्ण लीला, कृष्ण की लीला, शिवालय, शिव का आलय, श्रमदान, श्रम का दान। तो यहाँ पर का जो विभक्ति लगी है इसका लोप हो गया, का लोप हो गया। और जब का की के का लोप हो जाए
तो होता है संबंध तत्पुरुष, और आगे अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ पर में और पर इन विभक्तियों का लोप हो जाए तो अधिकरण तत्पुरुष। जैसे दही बड़ा तो दही में बड़ा, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, आप बीती आप पर बीती, कर्तव्य परायण तो कर्तव्य में परायण। तो यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं कि में पर में ये सब का लोप होता है, तो यहाँ पर होता है अधिकरण तत्पुरुष। तो ये तत्पुरुष के उपभेद हैं, और सीधी सी बात आप लोग समझ लीजिए कि अगर आपको कारक चिन्ह याद है तो आप बड़े आराम से तत्पुरुष के उपभेद भी लिख सकते हैं। और परीक्षा में उपभेद तो नहीं पूछता है, लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि एग्जामिनर को ये लगेगा कि बच्चे ने अच्छी तैयारी की है। तो अगर आप उसके उपभेद लिख रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी लिख रहे हैं, तत्पुरुष समास लिख रहे हैं, तो भी आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो ये हो गया बच्चों तत्पुरुष समास। और इसके बाद दूसरा है कर्मधारय समास। तो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य का संबंध हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो यानी जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, यानी उत्तर पद के आधार पे नया शब्द बना हो, और दूसरा दोनों में उपमेय उपमान का संबंध हो, और या तो विशेषण विशेष्य का संबंध हो। जैसे उपमेय उपमान, अब यहाँ पर आपको उदाहरण दिया हुआ है। इस समास में विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो के समान ये लगाया जाता है जो ये लगाया जाता है या के समान लगाया जाता है, तो वहाँ पर होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उदाहरण देख लो, नवयुवक, नव है जो युवक। अब नव है जो युवक, इन दोनों में संबंध क्या है बच्चों? तो नव यानी ये है विशेषण और युवक ये है विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य का ये दोनों में संबंध है। पीला है जो अंबर, पीला क्या है बच्चों? विशेषण है, अंबर विशेष्य है, तो पीला है जो अंबर। और यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ। महान है जो आत्मा, महान क्या है बच्चों? विशेषण है। और नीला है जो कंठ, यानी यहाँ नीला विशेषण है और कंठ विशेष्य है, तो इस आधार पे इसको हम कह सकते हैं कि कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होगा और एक पद विशेष्य होगा, या एक पद उपमेय होगा और एक पद उपमान होगा। उपमेय उपमान जिसकी तुलना की जाए वो होता है उपमेय, और जिससे तुलना की जाए वो होता है उपमान। तो अगर ये इनका संबंध है, विशेषण विशेष्य का संबंध है, तो ऐसी जगह पर होता है कर्मधारय समास। इसके थोड़ा और भेद हैं, लेकिन इसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना डीपली कक्षा 10वीं में नहीं पूछता है। आपको केवल कर्मधारय समास लिखेंगे तो उससे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अगला है बच्चों द्विगु समास। इसको समझना बड़ा ही आसान है, 2 मिनट के अंदर आपको समझ में आएगा। जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। पूर्व पद यानी पहले वाला पद, इसमें 2 पद होते हैं, एक इधर और एक इधर। तो जिसका पूर्व पद विशेषण हो, पर संख्यावाचक विशेषण हो, तो वहाँ पर होता है द्विगु समास। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं त्रिलोक, त्रिलोक, तो त्रि यानी 3, 3 क्या है बच्चों? संख्या। और समाहार यानी समूह, 3 लोकों का समाहार या समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। दोपहर, दोपहरों का समूह। तो यहाँ पर जो पहला पद संख्यावाचक हो
तो ऐसी जगह पर द्विगु समास होता है बच्चों। बड़े आसानी है इसको समझने के लिए। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। तो ये सब संख्यावाचक हैं, तो वहाँ पर द्विगु समास। और आगे है बच्चों द्वंद्व समास। तो इस समास में 2 पद होते हैं। इस समास में 2 पद होते हैं तथा दोनों पद प्रधान होते हैं। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कोई कम महत्वपूर्ण कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं है। दोनों पद प्रधान होते हैं। और विग्रह करने पर बीच में और लगाया जाता है। और, एवं, तथा, या, अथवा, अगर ये सब लग रहा है तो समझ लो वहाँ पर है द्विगु समास। जैसे नर नारी, जैसे बच्चों नर नारी, तो नर नारी को अगर हम विग्रह करेंगे तो नर और नारी, नर और नारी। यहाँ पर इसको जब हम एक में मिलाकर लिखेंगे तो नर नारी, बीच में डैश लगा है। इसको पहचानने का एक बड़ा ही आसान तरीका है बच्चों। जैसे परीक्षा में आ गया नर नारी, इसका विग्रह करो, समास का नाम लिखो, तो ये जब डैश लगा है तो समझ लो वह द्वंद्व समास है। और जहाँ डैश लगा है वहाँ पर और लगा दो, या लगा दो, एवं लगा दो, तथा लगा दो, आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है। तो जैसे और देखिए और उदाहरण दिया है, लेन देन, भला बुरा, विष्णु शंकर, माता पिता, रात दिन, अच्छा बुरा। तो ये सब अगर हम विग्रह करेंगे तो उसके बीच में और लगेगा, या लगेगा, तथा लग सकता है, अथवा लग सकता है। तो जहाँ पर और, या, तथा, अथवा लगे वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। और विग्रह करने पर और, तथा, अथवा लगाते हैं। और जब उस विग्रह को हटा करके यानी जब उसका सामासिक शब्द बनाते हैं, यानी नर और नारी से सामासिक शब्द बनाते हैं, तो जहाँ पर और लगा है वहाँ पर डैश लगा देते हैं। माता डैश पिता, इसको करेंगे माता और पिता। जैसे परीक्षा में दिया माता और पिता, तो आपको लिखना माता डैश छोटा सा पाई और पिता। तो ये होता है द्वंद्व समास। इसको समझना बड़ा ही आसान है। और एक और है बच्चों बहुव्रीहि समास। तो जिसमें अन्य पद प्रधान हो, जो पद वहाँ दिया ना हो, अन्य पद प्रधान हो, वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हों, किसी अन्य संज्ञा या विशेषण की भांति कार्य करते हों, तो वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास। यानी कहा जाए कुछ और उसका अर्थ निकले कुछ। जैसे कहा जाए कि दशानन, कह रहे हैं हम दशानन, लेकिन उसका अर्थ निकल रहा है रावण। दशानन, 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके, कौन? रावण। यानी ये देखिए यहाँ पर दशानन कहा गया, लेकिन उसका अर्थ क्या निकला? रावण। किसी अन्य अर्थ की अभिव्यक्ति हो, अन्य अर्थ को व्यक्त करता हो, तो वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास। जैसे पंचानन, 5 हैं मुख जिनके, गिरिधर, गिर को धारण करने वाले यानी कृष्ण, चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी यानी विष्णु, गजानन, गज के समान मुख है जिसका यानी गणेश, सरोज, तालाब से जन्म लेने वाला यानी कमल। इसी तरह और से बहुत सारे उदाहरण, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका यानी गणेश, पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका यानी विष्णु। तो ये सब उसके उदाहरण हैं। यानी बहुव्रीहि समास में क्या होता है बच्चों, जो लिखा है वहाँ वो किसी दूसरे अर्थ को व्यक्त कर रहा है, तो ऐसी जगहों पर होता है बहुव्रीहि समास। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समास की जानकारी हो गई होगी। तो इस तरह से परीक्षा में 2 अंक का आता है, और कैसा आता है ये आपको बताया मैं, कि जैसे दिया है नर नारी, अब इसका कहा जाएगा विग्रह करके समास का नाम लिखो। तो आपको क्या लिखना है? नर और नारी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास।
इस तरह से इसका उदाहरण आएगा परीक्षा में। जैसे परीक्षा में आ गया रसोई घर, रसोई घर। अब आपको विग्रह करना है तो लिखेंगे रसोई के लिए घर, और इसका जो भेद है वो हम लिखेंगे। अगर आप उपभेद नहीं लिख पा रहे हैं तो लिख सकते हैं तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पर के लिए का लोप हो रहा है, विभक्ति का लोप हो रहा है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास। तो बच्चों ये रहा आपका समास। समास 2 अंक का आता है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से तैयारी करना, देख लेना, और ये लंबे समय तक ये समझ में आएगा। 9वीं वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो 9वीं वाले भी इसको लिख लें, समझ लें, क्योंकि उनको 9वीं में भी काम आएगा, 10वीं में भी काम आएगा। और यदि 10वीं के बाद भी हिंदी आप अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं हिंदी का, तो उसमें ये काम आएगा। तो ये समास बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आज हमने समास की जानकारी दी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।